प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ही तय नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्लान इससे बहुत आगे का है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह तो वो बहुत पहले तय कर चुके, बस इसका ऐलान होना, इसका जाहिर होना बाकी है। दरअसल प्रधानमंत्री 2024 की टीम तय कर रहे हैं, वो टीम जो उनके मैसेज को लेकर जनता के बीच में जाएगी। और जैसे ही ये तीनों मुख्यमंत्री कौन होंगे, इनके नामों का ऐलान होगा, आप नरेंद्र मोदी की रणनीति, नरेंद्र मोदी की टीम समझ जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज अपने सांसदों को भी संदेश दिया। अपने सांसदों को जनता के बीच जाने को कहा, ग्राउंड पर उतरने को कहा, बारीकी से उनको छोटी छोटी बातें समझाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको बस कॉन्फिडेंट होकर, यकीन के साथ जनता के बीच में जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा आपको मोदी की गारंटी, यह संदेश लेकर जनता के बीच पहुंचना है। यह भी कहा कि मोदी की गारंटी कहिए, मोदी जी की गारंटी कहने से बचिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह भी हम आपको समझाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से कहा कि सरकारों को रिपीट करना यह केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। आंकड़े देकर के बताया कैसे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दोबारा जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 को लेकर के क्या मैसेज दिया है अपने सांसदों को, कैसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह आज उन्होंने अपनी पार्टी के एमपीज को समझाया, बताया कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें क्या करना है। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द का बारीक विश्लेषण देखते हैं इस रिपोर्ट में। फॉर्मूला तैयार है, तीसरी बार मोदी सरकार है, टारगेट 400 के पार है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? जो गारंटी पूरी हो वो है मोदी की गारंटी। $400 वाला मोदी की गारंटी का यह फॉर्मूला 4 प्रदेशों में टेस्ट किया गया। नतीजों को मोदी की गारंटी का ही रिफ्लेक्शन कहा जा रहा है। देश के सबसे बड़े वोटर वर्ग ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। मोदी की गारंटी क्या है? आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विकास का काम। मोदी जब गरीबों को मकान, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 80 करोड़ को मुफ्त अनाज देते हैं तो वोट भी पक्का कर लेते हैं। महिला कल्याण की जब वो बात करते हैं तो मोदी की गारंटी महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिलाओं को उचित स्थान देने पर फोकस होती है। किसान कल्याण की बात करते हैं तो पीएम किसान निधि के जरिए 6,000 रुपए हर साल किसानों के अकाउंट में पहुंचा देते हैं। युवा कल्याण की बात करते हैं तो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा लोन योजना से भरोसा वो युवाओं का जीतते हैं। और मोदी की गारंटी में शामिल हर घर को नल से जल जब पहुंचता है, गांव-गांव तक बिजली जाती है, रोड सड़कों का जाल फैलता है, भारत का विकास होता दिखता है, 5वीं इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ता दिखता है, दुनिया में भारत का नाम होता है, तब मोदी पर भरोसा जगता है। मोदी की गारंटी क्यों 24 की गारंटी है? उसकी वजह भी है। वोटर्स देख रहा है, न फ्री में अनाज रुक रहा है, न किसानों की किश्त रुक रही है, न मुफ्त का इलाज बंद हो रहा है। जो दिख रहा है उसी पर उनका भरोसा बढ़ रहा है और यही फार्मूला चला है।
इसीलिए 3 स्टेट में कमल खिला है। समझने के लिए लोकमत ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके आंकड़े मोदी की गारंटी की कहानी सुना रहे हैं। लोगों ने कैसे मोदी को वोट किया, अब जरा देखते हैं। 25 साल से ऊपर कांग्रेस को 41% लोगों ने वोट किया, तो 48% ने बीजेपी को वोट किया। 26 से 35 साल के लोगों में 52% ने बीजेपी को वोट किया। 36 से 45 साल के उम्र के लोगों में 49% ने मोदी पर भरोसा जताया। 56 साल से ऊपर के लोगों को भी मोदी पर भरोसा है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस से ज्यादा 46% बीजेपी को वोट दिया। शहर के लोगों की तादाद 55% थी। अशिक्षित लोगों का भले से वोट देने का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन जितने शिक्षित थे, इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएट तक के, सबका पलड़ा बीजेपी की तरफ भारी था। वैसे ही लोअर, मध्यम वर्ग और अमीरों ने बीजेपी पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश में गांव शहर, अमीर गरीब, मध्यम वर्गीय, शिक्षित अशिक्षित, सबको मोदी की गारंटी पर विश्वास है। एक और डेटा सामने आया है, जिसे राहुल गांधी को जरूर देखना चाहिए और उन सबको देखना चाहिए जो जाति जनगणना का लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ये डेटा मध्य प्रदेश का है। कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर वोट पैटर्न को जानने की कोशिश की गई। अगड़ी जातियों ने 21% कांग्रेस को वोट किया, तो 74% बीजेपी के पक्ष में वोट करने आए। ओबीसी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है, उसने भी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी, मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन 4 जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। लेकिन पिछड़ी जातियों ने मोदी पर ही भरोसा किया। ये आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि दलित, आदिवासी, मुस्लिमों ने कांग्रेस को पसंद भले किया, लेकिन वो इतना नहीं था जो बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश से हटा सके। मध्य प्रदेश का नतीजा डबल इंजन सरकार के फायदे का बेस्ट एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट परसेंट 0.49% घटा, तो 45 सीट का नुकसान हुआ। 66 पर वो सिमट गई। बीजेपी का 7.5% वोट शेयर बढ़ा, उसने 70% सीट को सिक्योर कर लिया। ये सब हुआ कैसे? ये सब तब हुआ जब मोदी की गारंटी और शिवराज की गारंटी मिल गई, जो भरोसे की गारंटी बनी और मध्य प्रदेश में जीत की गारंटी भी। मतलब फ्री अनाज, पक्का मकान, उज्ज्वला योजना के साथ साथ जब लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना की गारंटी मिली, तो बीजेपी को जीत मिली। मैं आज विशेष रूप से
देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। जबकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नई गारंटी की घोषणा ही करती रही। उसे लगा कि जनता नई नई गारंटी पर भरोसा कर लेगी। कमलनाथ ने जल्दीबाजी में कई गारंटियों का ऐलान किया। बीजेपी को वक्त मिला, उसने नई रणनीति के साथ गारंटी दी। शिवराज और मोदी सरकार पहले से ही अकाउंट में पैसा पहुंचा रही थी, इसीलिए पब्लिक ने भरोसा इन पर ज्यादा किया। इससे पहले अगर नारा था अब की बार मोदी सरकार का, तो अब 24 में नारा है तीसरी बार मोदी सरकार का। और 400 पार की अगर बात हो रही है तो उसके पीछे मोदी की गारंटी ही है। मोदी और उनकी टीम अगर नारा मोदी की गारंटी पर एतबार का लगा रही है तो इसको लेकर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। सीएसडीएस ने मध्य प्रदेश के वोटर्स से पूछा कि कितनों ने मोदी सरकार की योजना को ध्यान में रखकर वोट किया, जिसमें हर योजना के लाभार्थी मिले, जिसने फायदा भी लिया, जिसमें बहुतों ने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन ज्यादातर का भरोसा मोदी की गारंटी पर ही रहा। डबल इंजन की ताकत की बात शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे और नतीजा भी पॉजिटिव आया। यकीनन जब राज्य में इतना असर हुआ तो 24 में भी होगा। एमपी में 7% से ज्यादा अगर बीजेपी को वोट मिले हैं तो उसमें शिवराज की गारंटी का भी बड़ा रोल है। यहां जनता से यह भी पूछा गया था कि राज्य सरकार की योजना को ध्यान में रखकर कितनों ने वोट किया, तो लाभार्थियों ने शिवराज की योजना पर भी थम्स अप किया। लाभार्थियों में कांग्रेस को वोट देने वाले भी थे, लेकिन शिवराज पर ज्यादा भरोसा इसलिए लोगों ने किया क्योंकि वो सही से सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रहे थे। लोगों को कांग्रेस की बड़ी बड़ी गारंटी पर भरोसा नहीं हुआ। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट भी यही कह रही है कि जनता बीजेपी की गारंटी पर यकीन कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा था तो बीजेपी के सांसद मोदी की गारंटी पर ही 24 में 400 पार का नारा लगा रहे थे। और मोदी ने यहां सांसदों से कहा कि टीम भावना के कारण ही तीनों राज्यों में जीत मिली है। संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के कारण कामयाबी मिली है। अकेले मोदी की जीत का जश्न न मनाया जाए, विश्वकर्मा योजना जनता तक पहुंचाई जाए। दोबारा सरकार बनाने में बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, जो कोई संकोच न करें कि मेरे नाम के आगे मोदी जी लगाकर मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग किया जाए। ये बात तो सही कि देखिए कोई एक आदमी केवल जीत नहीं दिलाता है। ये सही है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं होती। लेकिन जो हमारी स्टेट की यूनिट है, जो हमारे बूथ स्तर तक के लाखों कार्यकर्ता है,
जब सारे लोग एकजुट होते तब जाकर जीत हासिल होती है। इसलिए संगठन, नेतृत्व और नीतियां, कहते हैं किसी भी चीज की सफलता के लिए सबल नेतृत्व होना चाहिए, नीतियां होनी चाहिए और संगठन होना चाहिए। मोदी की गारंटी को बीजेपी 24 में किस लेवल पर और किस रणनीति के तहत प्रमोट करने वाली है, उसे पार पाना मोदी विरोधियों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मोदी ने इसी सम्मेलन में एक और बात कही, जनता को भरोसा है, इसीलिए बीजेपी का डेटा अच्छा है। हम जब सत्ता में आते हैं तो खो नहीं जाते हैं, दोबारा आते हैं। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए कुछ रिकॉर्ड भी सामने रखे। कांग्रेस की कुल 40 बार सरकार बनी, दोबारा वो 7 बार जीते। उनकी जीत का प्रतिशत रहा 18%, जबकि बीजेपी कुल 39 बार जीती और दोबारा 23 बार जीती और जीत का प्रतिशत रहा 56%। क्षेत्रीय दलों की कुल सरकार 36 बार बनी, दोबारा 18 बार वो जीते और उनकी जीत का प्रतिशत 50% रहा। मतलब बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के सामने भी कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब चुनाव फेस किया और दोबारा मैंडेट मांगने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सिर्फ 7 बार कांग्रेस पार्टी यशस्वी है, ओनली 7 टाइम्स, 18%। और अब बात उस मुलाकात की करते हैं जिसका आज दिल्ली में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। वो मुलाकात अब शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच चुकी हैं। वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हो रही है। पिछले 5 घंटे से वसुंधरा इंतजार कर रही थी कि उनको वक्त दिया जाए और अब जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को मिलने के लिए बुला लिया है। वसुंधरा के साथ उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं। दरअसल कुछ विधायक जब रिजॉर्ट चले गए थे उसके बाद वसुंधरा राजे को जेपी नड्डा ने तलब किया था। वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली पहुंची और इंतजार किया जा रहा था कि कब उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी। शोएब रजा इस वक्त वहां पर मौजूद है जेपी नड्डा के आवास पर। शोएब, कितनी देर पहले पहुंची और क्या वसुंधरा राजे का कोई रिएक्शन सामने आया, किसी तरीके का कोई हाव भाव पता चला और कितनी देर तक ये मुलाकात चल सकती है? देखिए, अभी करीब 5 मिनट पहले वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची है और लगातार हम सुबह से ही देख रहे हैं कि वक्त बदलता जरूर गया। पहले 3:30 बजे, 5 बजे, 7 बजे फिर वक्त रखा गया मुलाकात का, लेकिन अब चूंकि 5 मिनट पहले वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची है, साथ में वसुंधरा के बेटे भी मौजूद है। और अगर इस मुलाकात की, जाहिर सी बात है कि सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले खबर आई दिन के वक्त की वसुंधरा राजे की फोन पर बाकायदा बातचीत हुई थी जेपी नड्डा से और मिलने का वक्त मांगा गया था। इस बात को हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि वक्त पहले क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को 6:30 बजे मिलना था तो 7 बजे रखा गया था, लेकिन वो मुलाकात योगी आदित्यनाथ के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चली और उसके बाद फौरन फोन गया जेपी नड्डा के आवास से वसुंधरा राजे को और फिर उसके बाद वो यहाँ पर पहुंची है। 2-3 ऐसे मामले हैं जिन पर जरूर चर्चा इस मुलाकात के दौरान होगी, ये माना जा रहा है। जिस तरह से हम प्रेशर एक टैक्टिस देख रहे हैं पिछले कई दिनों से और राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में तमाम जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों से जब से चुनाव नतीजे आए हैं, चाहे विधायकों का वसुंधरा राजे के घर जाना हो, वहाँ पर दावत खाना हो, या फिर जो रिजॉर्ट का मामला रात जिस तरह से सामने आया, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये माना जा रहा है कि बातचीत होगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, देखिए भले ही एक बहुमत राजस्थान में बीजेपी के पास हो, लेकिन ये बात भी सच है कि वसुंधरा राजे का जो सियासी कद है उसको ना तो पार्टी इग्नोर करना चाहती है और ना ही वो ऐसा करेगी, बल्कि पूरी तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश है। और चूंकि चाहे सीएम की बात हो, उसको लेकर भी लगातार सीएम का चेहरा कौन होगा, कई तरह की चर्चाएं हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर भी उम्मीद है कि यहाँ पर चर्चा होगी। और ये बहुत इंतज़ार इस मुलाकात का था, क्योंकि कल जब रात के वक्त वसुंधरा राजे और जयपुर से रवाना हुई दिल्ली के लिए, उस वक्त जो मीडिया से एक रिएक्शन उनकी तरफ से आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो अपनी बहू से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि जिस तरह से हलचल है राजनीतिक तौर पर राजस्थान से लेकर
लेकर दिल्ली तक ये सिर्फ बहू से मुलाकात नहीं बल्कि ये इसके राजनीतिक मायने भी है और वही तमाम चीजें आज दिल्ली में नजर भी आ रही है। इंतजार अब इसी बात का है कि आखिर इस मुलाकात से निकलकर सामने क्या आता है, क्योंकि तलब किया गया है वसुंधरा राजे को और पहले वक्त दिया गया था 3 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर 7 बजेगा और अब आखिरकार लगभग 8:15 के करीब वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंची है। इस मुलाकात पर हमारी नजर बनी हुई है। अब एक और स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं विजय चौक सौरभ शर्मा के पास। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों शख्सियतों का फर्क बिल्कुल साफ है, लेकिन आज के दौर में इस फर्क को समझाया है एक घोर कांग्रेसी ने। गांधी परिवार क्या सोच रखता है? क्या राहुल गांधी घमंडी हैं? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो पीएमओ कैसे चलेगा? क्या राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है? इन सारे सवालों पर किताब लिखी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब में अपने पिता की जीवन की डायरियों से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इनकी शख्सियतों और उन पर प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे खुलकर बताया है। इस किताब में जो कुछ लिखा है वो शर्मिष्ठा मुखर्जी की सोच नहीं है, वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सोच है। और उन्होंने इसमें खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहा है कि वो कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर राष्ट्रवादी हैं। राजतंत्र कैसे चलता है ये नरेंद्र मोदी को साफ साफ पता है, जबकि राहुल गांधी की क्षमताओं के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर इस किताब में खूब सवाल उठाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं और ये सवाल उठाए हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति, देश के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस की सरकारों में बड़े बड़े पदों पर रहे प्रणब मुखर्जी ने। इस किताब को पढ़कर तो यही लगता है कि शुक्र है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। लगभग 50 सालों का राजनीतिक अनुभव, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी को बहुत करीब से देखा। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और फिर देश के 13वें राष्ट्रपति। न अनुभव की कमी, न समझ की और न ही राजनीति की। विशुद्ध रूप से कांग्रेसी प्रणब मुखर्जी। लेकिन इसके बावजूद प्रणब मुखर्जी को राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर इमेच्योर क्यों लगते थे? प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को क्यों कहा था कि वो अपने आप को क्या समझता है? प्रणब मुखर्जी ने क्यों कहा था जिसे एएम और पीएम का फर्क नहीं पता वो पीएमओ कैसे चलाएगा? प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में क्यों कहा था कि गांधी नेहरू खानदान का घमंड तो है पर प्रतिभा नहीं है? प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक समझ के मुरीद क्यों हो गए थे? प्रणब दा ने नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोगों का चहेता पीएम क्यों कहा था? नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक केमिस्ट्री के बारे में क्या नई बातें पता चली हैं? प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी को प्रचंड राष्ट्र और देशभक्त क्यों मानते थे? प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में ऐसे ऐसे खुलासे हैं जो 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। प्रणब मुखर्जी अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को हमेशा डायरी में लिखा करते थे। प्रणब दा के देहांत के बाद उनकी बेटी ने उनकी डायरी को एक किताब का रूप दिया है। इस डायरी में वो सच्चाई है जिससे कांग्रेस के कल्चर, सोनिया गांधी की सोच और राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता की पोल खुलती है, और साथ ही नरेंद्र मोदी की
वो जमकर तारीफ भी करते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी ही राष्ट्रपति थे, लेकिन मोदी और प्रणब दा का राजनीतिक रिश्ता बहुत पुराना था। प्रणब मुखर्जी मोदी की बहुत तारीफ करते थे। प्रणब ने अपनी डायरी में लिखा है, मोदी के पास विचारों की स्पष्टता है। वो लोगों के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानना चाहते हैं और ऐसा दावा नहीं करते कि वो सब कुछ जानते हैं। एक हार्डकोर आरएसएस का आदमी होने की वजह से वो प्रचंड देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं। आगे शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है कि बाबा ने मुझसे कई बार इसका जिक्र किया है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों के मिजाज को बहुत ही सटीक तरीके से समझते हैं। 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि सियाचिन में जवानों के साथ और श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने का प्रधानमंत्री का फैसला उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है, जो इंदिरा गांधी के अलावा किसी और प्रधानमंत्री में नहीं थी। वो ये मानते थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक लोगों की नब्ज समझने का जो क्षमता जो एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए वो जबरदस्त है। ही कुड फील द पल्स ऑफ द पीपल। और मेरे फादर के मुताबिक ये जो क्षमता है, ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी टू फील द पल्स ऑफ द पीपल इंदिरा गांधी का बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी में, इस जो प्रधानमंत्री थे, ये क्षमता उन्होंने नरेंद्र मोदी में देखा। प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी का ये राजनीतिक रिश्ता उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी जारी रहा। मोदी अक्सर प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए जाया करते थे। इसका भी जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में किया है। राष्ट्रपति के तौर पर इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रणब मुखर्जी से मिलने आते थे। आधिकारिक भोज के अलावा राष्ट्रपति भवन में कभी भी मुझे प्रणब और प्रधानमंत्री को साथ देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब मैं दोनों के बीच की बातचीत बहुत नजदीक से देख सकती थी। मैं कमरे में चाय या नाश्ता लेकर जाती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों के बीच एक बहुत मजबूत पर्सनल केमिस्ट्री थी। दोनों जब बात करते थे तो अक्सर हंसने की आवाज आती थी। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत रिलैक्स दिखती थी। प्रधानमंत्री के हर मुलाकात के बाद मैं अपने पिता से अक्सर पूछा करती थी कि दोनों में क्या बात होती है। हर वक्त वो एक ही जवाब देते थे कि राजनीति की बातें होती हैं। मोदी के बारे में अक्सर विरोधी ये कहते हैं कि कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। मोदी तो किसी को सवाल ही नहीं पूछने देते हैं। लेकिन इस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में क्या लिखा है यह भी देखना चाहिए, क्योंकि जब का यह जिक्र है तब भी शर्मिष्ठा मुखर्जी एक कांग्रेस नेता ही थी। पिता के राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री के साथ मेरी भी कुछ 1-to-1 मीटिंग हुई। मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं होती थी और अपनी असहमति जताती थी। मैं उनसे मुश्किल सवाल भी पूछती थी, लेकिन मैंने ये पाया कि वो कभी भी मेरे सवालों पर बचने की कोशिश नहीं करते। वो कभी भी मुझसे सवाल पूछे जाने पर नाराज नहीं होते। जब मैंने अपने पिता से अपनी इन मुलाकातों पर चर्चा की तो वो अक्सर कहते थे कि प्रधानमंत्री के पास लगता है कि बहुत ज्यादा धैर्य है। अक्सर नरेंद्र मोदी जब भी प्रणब मुखर्जी से मिलते थे तो वो उनके पैर छूते थे। इसका जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में विस्तार से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे खुद प्रणब के पैर छूने के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि वो प्रणब को बहुत लंबे समय से जानते हैं, यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले से। मोदी अपनी पार्टी के संगठन के कामों के लिए अक्सर दिल्ली आते थे और नॉर्थ और साउथ एवेन्यू के इलाके में ही रहते थे। वो अक्सर प्रणब मुखर्जी को उनकी मॉर्निंग वॉक के दौरान मिल जाते थे। प्रणब ने हमेशा उनसे अच्छे से बात की और मोदी भी उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए पैर छूते थे। तो हमेशा पर्सनली जब भी मिलते थे मोदी जी बाबा के पैर छूते थे और बाबा इसमें हैरान भी थे। उन्होंने लिखा कि मुझे पता नहीं कि इसके कारण क्या हैं। तो और ये बात मैंने मोदी जी से भी सुना और तब मुझे पता चला कि मोदी जी बाबा को बहुत पहले से जानते थे। जब वो एक कार्यकर्ता के हिसाब से दिल्ली में आते थे और नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू एरियाज में रुकते थे, तो मॉर्निंग वॉक का दौरान मेरे बाबा से वो टकराते थे कभी कभी दोनों। बाबा ने हमेशा उनके साथ बहुत अच्छी तरह बात किया और उन्होंने हमेशा बाबा के पैर छुए। मैं भी सोचती थी कि शायद बाबा का मुलाकात मोदी जी से जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तभी हुआ,
तो मोदी जी ने इस बात को कहा कि नहीं, मैं तो बहुत पहले से उनको जानता था। 2014 में चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे। इसका जिक्र भी प्रणब ने अपनी डायरी में किया है। उन्होंने लिखा, मोदी ने मेरे पैर छुए और कहा, दादा आप मुझे छोटे भाई की तरह गाइड करना और सलाह देना। मैंने उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। यह भी लिखा है कि सार्क के नेताओं को शपथ ग्रहण में आमंत्रित करने का आइडिया भी अच्छा है। मैंने उन्हें सलाह दी कि सुरक्षा टाइट रहे, यह सुनिश्चित करना। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब के मुताबिक अपनी डायरियों में प्रणब दा प्रधानमंत्री मोदी की तो अक्सर तारीफ करते थे, लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने बहुत से सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के अंदर उन्होंने एक नहीं कई कमियां निकाली हैं। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे और यूपीएस सरकार के एक ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात कह दी थी। उस ऑर्डिनेंस को पूरी तरह से नॉनसेंस बताया था। ये ऑर्डिनेंस सांसदों और विधायकों के दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था और राहुल गांधी इससे नाराज थे। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense. Complete nonsense. इस पूरी घटना का जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में विस्तार से किया है। शर्मिष्ठा लिखती हैं, मैंने ही सबसे पहले अपने पिता को यह खबर बताई। बहुत समय के बाद मैंने अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था। उनका चेहरा लाल हो गया था और वो चिल्लाए। वो अपने आप को क्या समझता है? वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं। क्या उसे एहसास भी है कि उसके इस एक्शन का प्रधानमंत्री पर और उनकी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी रात प्रणब दा ने अपनी डायरी लिखी। राहुल गांधी ने अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेट क्रैश किया और कैबिनेट के फैसले को नॉनसेंस कहा। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके पास गांधी नेहरू वंश का घमंड तो है, लेकिन उनकी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। यानी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही राहुल गांधी को घमंडिया नहीं कहते हैं, बल्कि प्रणब मुखर्जी भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। मुझे किसी सीनियर कांग्रेस लीडर ने बोला कि राहुल गांधी पार्टी में कोशिश किया था कि ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाए, लेकिन कोई उनका बात माना नहीं। तो ये बात मैंने जब अपना फादर को बोला कि राहुल गांधी कोशिश तो किए थे, तो उन्होंने फिर बोला कि राहुल गांधी इतना साल से पॉलिटिक्स में हैं, पार्टी में उनकी जो पोजीशन है, उसके बावजूद भी अगर लोगों को अपना बात लॉजिकली नहीं मना पा रहे हैं और अपने पॉइंट दिखाने के लिए उनको इस तरह की थिएट्रिक्स करना पड़ रहे हैं, तो शायद वो पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं हैं। I mean, he felt that he was this total immaturity, and ये उससे पहले भी थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया था किसी कॉन्टेक्स्ट में that he is yet to mature politically. प्रणब मुखर्जी मानते थे कि राहुल को अभी राजनीतिक तौर पर मैच्योर होना है। राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में मिलने आते थे। शर्मिष्ठा ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ने राहुल को कैबिनेट ज्वाइन करने की सलाह भी दी थी ताकि सरकार चलाने का फर्स्ट हैंड अनुभव मिले। राहुल ने उनकी ये सलाह नहीं मानी। 25 मार्च 2013 की ऐसी ही राहुल के एक मुलाकात का जिक्र प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में किया है। उनकी बहुत से विषयों में रुचि होती है, लेकिन वो एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई तो राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने गए थे। उसका जिक्र भी इस किताब में किया गया है। ये बातें इसलिए जरूरी हैं ताकि ये पता चल सके कि कांग्रेस का एक इतना सीनियर लीडर राहुल गांधी के बारे में क्या सोचता था। हार के बाद राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिले। प्रणब मुखर्जी ये देखकर बहुत सरप्राइज हुए कि उन्होंने चुनावों में पार्टी की परफॉर्मेंस पर ऐसे अलग होकर बात की जैसे कि वो कोई आउटसाइडर रहे हों और जैसे कि वो इस कैंपेन के चेहरे भी न रहे हों। प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है, शायद पार्टी से दूरी बनाने के पीछे वजह यह है कि उनके अंदर उस किलर इंस्टिंक्ट की कमी है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी से मिली है। राहुल गांधी को लेकर एक अजीबोगरीब घटना का जिक्र भी उन्होंने अपनी डायरी में किया है। एक सुबह प्रणब मुखर्जी मुगल गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। राहुल गांधी उन्हें मिलने के लिए आ गए।
प्रणब मुखर्जी अपनी मॉर्निंग वॉक और पूजा में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो राहुल गांधी से मिले। ये पता चला कि राहुल गांधी को प्रणब मुखर्जी से शाम को मिलना था, लेकिन उनके ऑफिस ने गलती से उन्हें बता दिया कि मीटिंग सुबह के वक्त है। मैंने जब इसके बारे में अपने पिता से पूछा तो उन्होंने बड़ी घृणापूर्वक कहा, अगर राहुल का ऑफिस एएम और पीएम का फर्क नहीं कर पा रहा तो वो एक दिन पीएमओ चलाने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं। अपनी डायरी में प्रणब मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि कैसे कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी की शिकायत करते थे कि वो उनसे मिलते ही नहीं हैं। राहुल गांधी की कुछ बातों से प्रणब मुखर्जी को भी यह एहसास हुआ था कि राहुल गांधी के अंदर अभी राजनीतिक अपरिपक्वता यानी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। इसका जिक्र भी शर्मिष्ठा की किताब में किया गया है। प्रणब इससे भी निराश रहते थे कि राहुल गांधी बीच बीच में अक्सर गायब हो जाते हैं, क्योंकि प्रणब को लगता था कि गंभीर राजनीति 24/7 और 365 दिन का काम है। वो खुद भी छुट्टी लेने में यकीन नहीं रखते थे और हमेशा अपनी पार्टी के दफ्तर के इवेंट अटेंड करते थे। उन्हें लगता था कि राहुल गांधी के ये अक्सर ब्रेक खास तौर पर पार्टी के महत्वपूर्ण वक्त पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 28 दिसंबर 2014 को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के 130वें स्थापना दिवस पर गैर हाजिर थे। प्रणब ने अपनी डायरी में लिखा, राहुल एआईसीसी के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। मुझे कारण तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया है, तो वो इसकी कदर नहीं करते। सोनिया जी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, लेकिन इस युवा व्यक्ति के पास ना तो करिश्मा है और ना ही राजनीतिक समझ, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। क्या वो कांग्रेस को फिर से जिंदा कर सकते हैं? क्या वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। भले ही कांग्रेसियों को राहुल गांधी में बहुत सी होप नजर आती हो, उन्हें लगता है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड भी कर लेंगे, मोदी को चुनौती भी दे देंगे, लेकिन प्रणब दा को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो राहुल गांधी और उनकी क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इस किताब में शर्मिष्ठा लिखती हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस 2014 से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी और बीजेपी को तगड़ी चुनौती देगी। अपने पिता के साथ जब इस पर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एक नेता के तौर पर उभरना मैं तभी मानूंगा जब कांग्रेस पार्टी 88 सीटें जीतेगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि मैं इस पर गुस्सा हुई और मैंने अपने पिता को कहा कि आप सिनिकल हैं, लेकिन वो सही थे। कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली। चुनावों के बाद राहुल गांधी ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कहा कि किसी नॉन गांधी को अध्यक्ष होना चाहिए, तो मैंने बाबा से उनके विचार जानने चाहे। उन्होंने मुझसे ही सवाल पूछ लिया, एक नॉन गांधी अध्यक्ष के पास कितनी स्वतंत्रता और अधिकार रहेंगे। मैंने सवाल किया कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, तो उन्होंने मुझे सख्ती से कहा, मुझे कांग्रेस की राजनीति मत सिखाओ। प्रणब मुखर्जी की डायरी पर लिखी गई इस किताब से कुछ बातें बहुत साफ हो गई हैं, और ये बातें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि ये इस देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों और दो सबसे बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं से जुड़ी हैं, वो भी तब जब लिखने वाला खुद जीवन भर कांग्रेसी रहा हो। अपनी डायरी में प्रणब दा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है, जबकि राहुल गांधी की खूब आलोचना की है। मोदी के बारे में प्रणब दा को लगता था कि उनके पास विचारों की स्पष्टता है, जबकि राहुल उन्हें राजनीतिक तौर पर इमेच्योर लगते थे। प्रणब दा को लगता था कि मोदी लोगों की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जबकि राहुल के अंदर उन्हें मोदी जैसी किलर इंस्टिंक्ट की कमी नजर आती थी। प्रणब दा नरेंद्र मोदी को प्रचंड देशभक्त और राष्ट्रवादी समझते थे, जबकि राहुल के अंदर उन्हें घमंड ज्यादा नजर आता था। प्रणब मुखर्जी मोदी को ऐसा प्रधानमंत्री मानते थे जो सब कुछ जानने का दावा नहीं करता है, और राहुल एक विषय से दूसरे विषय पर जल्दी जल्दी चले जाते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। वो भले ही कांग्रेसी रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इसका भी जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में है। शर्मिष्ठा लिखती हैं, गांधी परिवार की गैरहाजिरी पर मैंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के शव को एआईसीसी के अंदर नहीं घुसने दिया था। उसकी तुलना में तो यह कुछ भी नहीं है। यूपीए की दोनों ही सरकारों में प्रणब मुखर्जी भले ही सबसे सीनियर मिनिस्टर रहे हों, लेकिन सोनिया गांधी उन पर भरोसा नहीं करती थी। सोनिया गांधी के लिए वो वरिष्ठ जरूर थे, लेकिन भरोसेमंद नहीं थे। इसका जिक्र भी उनकी बेटी की किताब में किया गया है।
इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। किताब में लिखा है, मनमोहन सिंह के नाम की घोषणा होने के बाद मैं बाबा से मिली। मैंने पूछा कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि या तो गृह होगा या विदेश मंत्रालय, लेकिन उन्हें ना तो गृह मिला और ना ही विदेश। और इसके बारे में पता भी उन्हें 22 मई 2004 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में चला। रात को जब वो घर लौटे तो उन्होंने कहा कि वो मुझे अब डिफेंस मिनिस्ट्री दे रहे हैं। मैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, कैसे हैंडल करूंगा। इस घटना के बारे में प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है, मनमोहन सिंह ने उन्हें बताया था कि सोनिया गांधी ने अपना मन बदला है और वो उन्हें गृह के बजाय रक्षा मंत्रालय देना चाहती हैं। प्रणब मुखर्जी ने आगे लिखा है, गृह एक राजनीतिक मंत्रालय है और वहां बहुत से काम किए जा सकते हैं। तो उस मीटिंग का बाद सोनिया गांधी जी ने बाबा को रुकने के लिए बोला और फिर बाबा से बोला कि आप जो मिनिस्ट्री चाहते हो उसी मिनिस्ट्री हम आपको देंगे। तो बाबा ने बोला कि आइदर होम या एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने ये भी बताया कि वो होम प्रेफर करेंगे क्योंकि पहले वो पार्लियामेंट कमेटी का होम मेंबर चेयरपर्सन थे होम का, तो उनका आइडिया था थोड़ा बहुत वाजपेयी जी के टाइम पे। तो ये बात हो गई। लेकिन स्वेरिंग इन सेरेमनी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको बताया कि उनको सोनिया जी हैज़ चेंज्ड हर माइंड और उनको अभी डिफेंस दिया जाएगा। तो फिर बाबा ने सोनिया जी से पूछा तो सोनिया जी ने उनसे कहा कि नहीं, आपके अलावा अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो मेस हैं आपके अलावा और कोई संभाल नहीं सकता। तो फिर बाबा ने डायरी में लिखा, इसके बाद मैं फिर क्या बोल सकती। सोनिया गांधी और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है, वो उन्हें एक मजबूत नेता मानते थे। प्रणब मुखर्जी को हमेशा ये डर रहता था कि सोनिया गांधी के पास अनुभव नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने सलाहकारों की मंडली से घिरी रहती हैं। प्रणब के मुताबिक सोनिया गांधी के पास सलाह देने वाले थे, लेकिन वो किसी की भी सलाह को आंख मूंद कर नहीं मानती थी। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि गांधी यानी सोनिया और उनके बच्चे खुद को छोड़कर बाकी किसी को भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते हैं। शायद जीवन में जो भी उनके साथ अनुभव हुए हैं तो ये समझा जा सकता है